अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदार। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं कि जिन पर हम सवाल उठाएंगे। पनामा लीक्स तहकीकात मुसलसल तनाज़ात की जद में। एक ही दिन में मुतफ़िक़ा तौर पर बनने वाली पार्लिमानी कमेटी मुतफ़िक़ न रह सकी। अपोजिशन को अपनी ही जमात MQM पर तहफ़्फ़ुज़ात। क्या मुत्तहिदा हुकूमत की साइड से खेल रही है? अंदर की कहानी बताएंगे आपको प्रोग्राम में। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को पहला झटका पंजाब से। 330 मेगावाट का कोल पावर प्लांट तनाज़े का शिकार। चीनी कंपनी मंसूबा छोड़ के चली गई, शगुन नेक नहीं। महंगी बिजली और खाद के खिलाफ ज़रखेज़ पंजाब का किसान सड़कों पर आ गया। 3 दिन से लाहौर में धरना। 341 अरब का किसान पैकेज भी अदालत में अटका है। हुकूमत किसान बहरान से बाहर निकले भी तो कैसे? और सुपरसोनिक मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन के भारतीय तजुर्बे के जवाब में पाकिस्तान ने आज जो पॉलिसी बयान जारी किया वो रिवायती और गैर मौसर था। भारतीय जंगी जुनून को आलमी लगाम डालने के लिए पाकिस्तान को हंगामी इक़दामात करने होंगे। जी आज की जिहिद बढ़ते हैं अपनी आज की टॉप स्टोरी की जाने। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाली पार्लिमानी कमेटी मुत्तफ़िक़ा पार्लिमानी कमेटी एक दिन बाद भी मुत्तफ़िक़ न रह सकी। पनामा लीक्स की तहकीकात जो कि अपने आगाज से ही मुसलसल तनाज़ात की जद में है, आज तक वो तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। और कल जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी खुदा खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन की, जिसे मुत्तफ़िक़ा पार्लिमानी कमेटी कहा जा रहा था, जिसे जमहूरियत की जीत कहा जा रहा था, जिसे पार्लियामेंट की जीत कहा जा रहा था, आज उसी पार्लियामेंट में एक बार फिर इसी पार्लिमानी कमेटी को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। और तनाज़ा खड़ा हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के स्टेटस के हवाले से कि आखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि अपोजिशन के अहम तरीन इजलास में शामिल नहीं थी, क्या उसे पार्लिमानी कमेटी जिसने TORs बनाने हैं उसमें शामिल किया जाए? कल पार्लिमानी कमेटी के लिए इत्तेफाक राय हुआ था कि हुकूमत के और अपोजिशन के 6 मेंबरान होंगे, लेकिन जब आज करारदाद पेश की गई इस पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए तो उसमें 6 के बजाय 8 अरकानों के नाम शामिल थे, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज उठाया कि ये सवाल किससे पूछ के डाले गए हैं। और जवाब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये सामने आया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से राबिता हुआ है और वो पार्लिमानी कमेटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके बाद अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक बार फिर ठन गई और ये एतराजात अपोजिशन की तरफ से आने लगे कि आखिर हुकूमत किस साइड, आखिर मुत्तहिदा किस साइड से खेल रही है, क्या वो हुकूमत की साइड से खेल रही है। यहाँ पर आपको याद करा दें कि कल पार्लिमानी कमेटी का जो एक इनिशियल फ्रेमवर्क तय हुआ था उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ही इसरार पर करप्शन, किकबैक्स और कर्जे माफ करवाने वालों की तहकीकात भी शामिल की गई थी। और उसी वक्त से मुत्तहिदा अपोजिशन को खतरा है कि शायद MQM की साइड ले रही है। क्या वाकई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की साइड ले रही है? ये सवाल का जवाब हासिल करने के लिए चलेंगे कराची। वहां से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक सत्तार साहब, और ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा हुकूमत की साइड से खेल रही है पनामा की तहकीकात पर? वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका खरीदा। MQM ने हमेशा अवाम की तरफ से खेला है, अवाम के उमंगों और जज्बात की तर्जुमानी की है। और MQM ये समझती है कि इस मामले को लेकर हुकूमत की जमातें और अपोजिशन की जमातें दोनों अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं। देखें, हम अपोजिशन की जमात हैं, हम ऐवान की जमात हैं, हम पार्लियामान में, सेनेट और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी रखते हैं। लाखों लोगों ने हमें वोट दिए और पाकिस्तान का मैंडेट मुनक़सिम और स्प्लिट है। अगर हम कंबाइंड अपोजिशन के किसी मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते तो क्या हमारी अपोजिशन जमात की हैसियत मशकूक हो जाएगी? हम एक आज़ाद जो है वो अपोजिशन जमात का किरदार अदा करना चाहते हैं। हम ये जो कंबाइंड अपोजिशन सो कॉल्ड है
اس کا دم چھلا نہیں بننا چاہتے. ہم کمبائنڈ اپوزیشن کا دم چھلا نہیں بننا چاہتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی طرف سے کھیل رہے ہیں, ہم عوام کی طرف سے کھیل رہے ہیں. ہم لیکن جب متحدہ قومی موومنٹ نے وہ پوائنٹ ایڈ کروایا کہ کرپشن, کک بیکس اور قرضے معاف کروانے والوں کی تحقیقات بھی شامل کیا جائے, تو یہ حکومت کا پوائنٹ تھا. تو جب آپ نے اس پوائنٹ کو پلیٹ کیا, آپ نے اس پوائنٹ کو کیس بنایا, تو لامحالہ آپ کی طرف سے جو سو کال متحدہ اپوزیشن ہے انہیں تحفظات ہوئے کہ آپ شاید حکومت کی سائیڈ لے رہے ہیں. دیکھیں, خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان میش میں ہے. میں یہ کہوں گا حکومت میش نہیں ہے. حکومت سے پہلے یہ ہمارا سب سے پہلے بیان, جیسے ہی پاناما لیکس میں 200 پاکستانی, فاروق ستار صاحب یہ بڑا غیر پارلیمانی لفظ ہے, میں تو اپنے پروگرام سے حذف بھی نہیں کر سکتی, لائیو جا رہا ہے پروگرام. دیکھیں, میں جب انہوں نے لے لیا نام تو میں نے بھی اسی لیے کہا کہ حکومت میش نہیں ہے, کہ حکومت نے اس بات کو چھپا کے رکھا. انہوں نے تو جب دونوں آپس میں بیٹھے اور ریجیکٹ کیا پہلا ٹرمز آف ریفرنس اپوزیشن کا, تو حکومت نے یہ کہا کہ 47 تک ہونا چاہیے, جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ میشنا بن کر حکومت نے اپنے اس کو چیسٹ سے لگایا ہوا تھا اور بعد میں شو کی. ایم کیو ایم نے تو جیسے ہی پاناما لیکس میں 200 نام آئے تو ہم نے کہا سوئٹزرلینڈ میں 200 ارب ڈالر اگر پاکستانیوں کے ہیں تو پاکستان کی حکومت کی رات کی نیندیں حرام ہونی چاہیے, انہیں یہ معلوم کرنا چاہیے. لیکن فاروق ستار صاحب, اگر آپ لوگ حکومت کی سائیڈ سے نہیں کھیل رہے تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں جانے کے لیے آپ کو اپوزیشن سے رابطہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ ٹریجری بینچی سے تو ہیں نہیں, آپ تو اپوزیشن بینچی سے ہیں. لیکن پھر متحدہ نے اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کیوں کیا؟ نہیں, اسحاق ڈار سے نہیں کیا, ہم نے اسپیکر سے کیا. کہ جب ہم اپوزیشن کے اجلاس میں اپوزیشن کے ساتھ گئے ہیں اپنی رائے کے ساتھ, اور اپوزیشن نے جب نام دیے تو ہمارے نہیں دیے, تو ہمارے علم میں تو نہیں دیے, تو اپوزیشن نے نہیں دیے, تو ہم اپوزیشن سے کیا بھیک مانگے, خیرات میں نام لے؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ خیرات اور بھیک. ہمارا حق ہے ایز اے میٹر آف رائٹ. ہمیں پارلیمان کی کمیٹی ہے تو اگر ہم پارلیمان کا حصہ ہیں تو شامل کرنا ہوگا, ورنہ اسپیکر صاحب جو چیف کسٹوڈین ہے پارلیمان کے وہ یہ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم تو پارلیمان کا حصہ ہی نہیں ہے. اپنی رائے الگ رکھنا حکومت سے بھی اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں سے چاہیے. لیکن جب اسی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے اسی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے پارلیمنٹ کی تمام اپوزیشن جماعتیں اجلاس کر رہی تھیں تو تب متحدہ وہاں سے اس نے بائیکاٹ کر دیا. یہی پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے اپوزیشن اجلاس کر رہی تھی نا, آپ نے اس اجلاس میں جانا گوارا نہیں کیا, لیکن پارلیمانی کمیٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیا آپ حکومت کی طرف اپنا پلڑا ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, اگر مجھے شامل نہیں کرتے تو یہ ڈس انفرینچائزمنٹ ہوگی کروڑوں سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کی جہاں کے ہم نمائندہ ہیں. اگر کرنا چاہتی ہے پارلیمان ہمیں آئسولیٹ, دیوار سے لگانا چاہتی ہے, اور ساری سیاسی جماعتیں مل کر اس معاملے پہ ہمیں الگ رکھنا چاہتی ہے, تو یہ طے ہو جائے گا کہ یہ صرف سیاست کے لیے کرپشن اور احتساب کی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل پوائنٹ. تو ابھی فاروق ستار صاحب ابھی سٹیٹس کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا؟ کیونکہ آج بھی جو اجلاس ہوا آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ بے نتیجہ رہا. سٹیٹس کیا ہے ابھی ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں, اسٹیٹس یہ ہے کہ ہم پارلیمان کا اٹوٹ انگ ہے, کروڑوں لوگوں کی نمائندگی رکھتے ہیں. کوئی بھی پارلیمانی کمیٹی بنے گی, اپوزیشن ہمارا نام نہیں دیتی, تو اسی اپوزیشن کی تعداد کو بڑھا کے, حکومت کی تعداد کو بڑھا کے ہمارے ایک آدمی کو انہیں اس لیے لینا ہوگا اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ پارلیمانی کمیٹی ہے. ورنہ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی بہت ہی اسپیشل کمیٹی ہے جس میں ایم کیو ایم کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا اور ایم کیو ایم کو نہیں لیا جا رہا, تو اسپیکر صاحب یہ کہہ دیں. ہم یہ بات خبر بتائیں نا فاروق ستار صاحب, خبر بتائیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے, کہ کل 7 ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں, 7 ہوں یا 8 ہوں اور دونوں طرف 8 ہوں, ہمارے ایک آدمی کو کم از کم ان کو اس لیے لینا ہوگا. ہم چاہے پھر اس کے بعد سیشن کا ان کی وہ کمیٹی کی جب میٹنگز ہو اس میں ہم جائیں نہ جائیں, اپنا الگ موقف دیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. کسی اجلاس میں ہم جائیں نہ جائیں, ہمارا کسی اجلاس میں نہ جانے کا مقصد ہے کہ ہم روٹے یعنی تم روٹے ہم چھوٹے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلا سے ہم نہ جائیں تو آپ ہمیں شامل ہی نہیں کریں گے. اچھا, یہ آپ کی غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے اور آپ کی غیر جمہوری غیر سیاسی سوچ ہے اپوزیشن کی, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو. اور اگر اسپیکر صاحب بھی یہی کہتے ہیں تو ان کی بھی یہ ہمارے آئینی سیاسی جمہوری حق سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا. ناانصافی ہوگی اگر میں شامل نہیں کیا گیا. ہم شامل ہوں گے, اپنی رائے دیں گے.
जी फारूक साहब, आपसे मैं मजीद बात भी करूंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि एजाजुल हक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया उसके सरबराह हैं, वो मेरे साथ हैं, उनसे एक बड़े इंपॉर्टेंट मामले पे हमें बात करनी है। और मामला यह है कि आज कुछ मैसेजेस सर्कुलेट होना शुरू हुए सोशल मीडिया पे, और जब से पनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन, बल्कि पनामा लीक्स का मामला जब से शुरू हुआ है, तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों से। उसमें से कौन सी खबर है, कौन सी अफवाह, पता नहीं चलता। आज कुछ शरीफ फैमिली को लेकर कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हुए, और वो मैसेजेस ये थे कि बीसीसीआई, जो कि बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल है, जो कि बंद हो चुका है अपनी शेडी रिप्यूट की वजह से, अर्ली 80s में शरीफ फैमिली ने कहीं इस बीसीसीआई से कोई कर्जा लिया, वो कर्जा वापस नहीं कर सके, वो लोन सेटलमेंट हो गई, और उस लोन सेटलमेंट करवाने में एजाजुल हक साहब, जो कि उस वक्त बैंक ऑफ अमेरिका बहरेन में काम कर रहे थे, उन्होंने अहम किरदार अदा किया कि शरीफ फैमिली के लिए कर्जों की सेटलमेंट करवाएं, जो कि उन्होंने बीसीसीआई से लिए थे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट मैसेज भी आजकल सोशल मीडिया पर ये चल रहा है आज ही कि अर्ली 90s में शहबाज शरीफ और मियां तारिक शफी साहब, जो कि उनके फर्स्ट कजन हैं, वो बीसीसीआई दुबई के रीजनल ऑफिस गए और वहां से 4 मिलियन दिरहम की 2 एक साथ हासिल की, यानी कि 8 मिलियन। और बीसीसीआई में उस वक्त ये कहानी गर्दिश करना शुरू हो गई कि ये जो 8 मिलियन दिरहम की रकम है, ये आईजेआई, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के लिए दी गई थी, जो कि जिसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में लाया जाए। यहां पर यह भी बता दूं कि यूनुस हबीब, जो कि असर खान केस के अहम किरदार हैं, उन्होंने यकसर इनकार कर दिया था कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब को किसी भी किस्म के पैसे दिए। लेकिन बहरहाल ये एक नई थ्योरी सर्कुलेट होना शुरू हो गई है कि अर्ली 80s और अर्ली 90s में बीसीसीआई से कर्जा लिया गल्फ स्टील को चलाने के लिए शरीफ फैमिली ने, और उस कर्जे को माफ करवाने में एजाजुल हक साहब ने कोई किरदार अदा किया था। तो एजाजुल हक साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आज कुछ मैसेजेस सर्कुलेट होना शुरू हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया पर भी पाए जा रहे हैं, मुझे भी किसी दोस्त ने भेजे कि कोई 6.5 मिलियन दिरहम की रकम थी जो कि शरीफ फैमिली ने लोन लिया बीसीसीआई से, वो लोन फिर राइट ऑफ करवाने में आपने कोई किरदार अदा किया, और आप बैंक ऑफ अमेरिका बहरेन में काम कर रहे थे उस वक्त। नहीं देखें, मेरी नजर से भी ये गुजरा है, और आपको तो शायद एक मैसेज आया होगा, मुझे तो सारे पाकिस्तान ने मैसेज भेजे, तो मेरा तो व्हाट्सएप भरा पड़ा है इसी मैसेज से रिपीट हो के। देखें ये 1980 जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया कि 1980 में उन्होंने अपनी ये मिल बेच दी थी, यानी जो वहां पे बनी थी दुबई के अंदर। तो मैं जब बहरेन गया हूँ, मैं गया हूँ 1981 के एंड में, तो मैं 1980 में बहरेन में था ही नहीं। पहली बार मैं 1980-81 में मैं आयरलैंड में था जहाँ मैं जॉब कर रहा था, उससे पहले मैं लंदन में जॉब कर रहा था। और दूसरा मेरे मियां नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि मैं पाकिस्तान कभी बहुत कम मेरा आना होता था, और कभी ऐसा मैं पॉलिटिकल सोशल सर्कल में मैं था ही नहीं, मुझे मालूम नहीं था कौन साहब है कौन साहब नहीं है। तो इससे मेरा और बीसीसीआई से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बैंक ऑफ अमेरिका और बीसीसीआई तो बिल्कुल अलग अलग दो चीजें हैं। मैं बहरेन में था जब मैं आ गया, और ये जो किस्सा है ये दुबई का है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो कुछ बीसीसीआई के लोग ही जो उनके पुराने स्टाफ में। लेकिन आपने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये मतलब ये बिल्कुल झूठ है जो कि इन मैसेजेस में सर्कुलेट किया जा रहा है। जब मेरा नाम आया तो लाजमी बात है, जब मैं नहीं था तो फिर ये झूठ ही होगा जो सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा नाम साथ मुंसलिक है तो अगर मुझे नहीं मालूम तो फिर इसका मतलब है कि सारी स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है। दुरुस्त। और वो जो बीसीसीआई के रीजनल ऑफिस, आपकी कहीं बात हुई है किसी रीजनल ऑफिसर से? जी मैंने बात की थी दुबई में पता करने के लिए कि मेरा ये नाम आया, तो मैं एक दो दोस्त जो पुराने थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब भी बीसीसीआई में थे उन दिनों में दुबई में, इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं जो अब सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक के, ये सब वहीं थे उन दिनों में। तो एक दो दोस्तों को मैंने कॉल करने की कोशिश की थी कि उनसे कुछ मालूमात हासिल कर सकूं, लेकिन अभी तक मेरा राब्ता नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा कि क्या असल स्टोरी क्या है इसकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब क्लैरिफिकेशन दे रहे थे और यकसर निगेट कर रहे थे, इस बात की नफी कर रहे थे जो मैसेजेस आज सर्कुलेट होना शुरू हुए हैं बीसीसीआई, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल के हवाले से कि शरीफ फैमिली ने वहां से कोई कर्जा लिया था, उसे सेटलमेंट करवाई और एजाजुल हक साहब के थ्रू हुई। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत अहम स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। सीपैक के हवाले से पहला झटका लग रहा है एक बहुत बड़े मंसूबे को। 330 मेगावाट कोल पावर प्लांट पंजाब में लगने वाला मंसूबा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है।